मध्यकाल की जो अवधि है वह यूरोप में डार्क एज के अंतर्गत आती है। इस दौरान वहाँ विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति या विकास नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक अरब जगत में कई भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया, और इनमें से लगभग सभी जो थे वे नियतिवादी थे और उन्होंने गहन बहुत भौगोलिक अध्ययन के द्वारा प्राकृतिक वातावरण की जो महत्ता है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले जो आते हैं वे है अल-मसूदी। अल-मसूदी ने कहा कि जल की आसानी से उपलब्धता के कारण वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया। सीरिया के एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने ये बताया कि सीरिया का जो पश्चिमी तट है वो भूमध्य सागर के किनारे है, जिससे वहाँ पे जल की उपलब्धता आसानी से मिल जाती है। इसके बजाय अरब प्रायद्वीप के जो अन्य देश हैं वहाँ पे मरुस्थलीय एवं शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, तो जो जल की उपलब्धता वाला सीरियन जो पार्ट है वहाँ के जो निवासी होते हैं वे बहुत ही प्रफुल्लित एवं विनोदी होते हैं, जबकि जो शुष्क मरुस्थली जो भाग हैं वहाँ के जो निवासी वो चिड़चिड़े एवं रूखे स्वभाव के होते हैं। इसके अतिरिक्त अल-मसूदी ने समस्त विश्व को 14 जलवायु खंडों में बांटने का भी काम किया, और उन्होंने मानवीय क्रियाकलाप जो है उन पे जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका जो नियंत्रण है, उनका जो असर है उसको अपने यात्रा उल्लेखों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। अल-बरूनी ने भारत यात्रा के वृतांत पर 1030 में किताबुल हिंद नाम से बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर भारतीय मानसून का जो प्रभाव है इसका वर्णन किया। एक प्रकार से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से प्राकृतिक जलवायु जो है वो मानवीय सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित कर रही है। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में लंबी लंबी यात्राएं की, और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि पूर्वी अफ्रीकी जो भाग है वह ज़्यादा गर्म नहीं है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और इसका कारण यह है कि यह भाग जो है वो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहाँ की प्राकृतिक जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं वे मानव बसाव के अनुकूल हैं। इसी कारण से और इनको निश्चयवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। इब्न खल्दून ने 1377 में बुक लिखी मुकादिमा, और इसमें उन्होंने मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण जो है उसके असर का वर्णन किया। अब हम बात करते हैं नवजागरण काल में नियतिवाद पे, और इस काल के जो प्रमुख विचारक रहे हैं उनमें पहले हैं जीन बौद्इन, जो कि फ्रेंच थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नियतिवाद से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, और इन्होंने ये बताया कि यूरोप के उत्तरी प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वे दृष्टतापूर्ण होते हैं और क्रूर होते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बदले की भावना प्रमुख होती है। समशीतोष्ण प्रदेश के निवासी साहसी एवं शक्तिशाली होते हैं, और इनके अनुसार ये प्रदेश विशेष के जो निवासी हैं उनके ये जो शारीरिक एवं मानसिक गुण है वे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार हैं। बौद्धिन ने अक्षांश, ऊंचाई एवं कटिबंध को बहुत प्रभावशाली माना, और बौद्धिन के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध मानव विकास के लिए सबसे अधिक उत्तम क्षेत्र है। उनके अनुसार यहाँ की जलवायु लोगों को परिश्रमी, स्फूर्तिदायक एवं उद्योगशील बनाती है, और ये लोग जो होते हैं यानी समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वे उत्तर के जो क्षेत्र होते हैं उनके निवासियों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान, एवं दक्षिण के जो प्रदेश होते हैं वहाँ के निवासियों के मुकाबले अधिक उद्योगशील होते हैं। इसके बाद जो आते हैं वे हैं
क्लूवेरियस, और क्लूवेरियस जर्मन थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी और इंग्लिश में जिसे यूनिवर्सल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने पृथ्वी पे निवास योग्य जो खंड हैं यानी प्राकृतिक वातावरण जो मानव निवास के योग्य भाग हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद में जो नंबर है वो है वारेनियस का, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था ज्योग्राफिया जर्नलिस। ये भी जर्मन भाषा में थी और इसमें उन्होंने मानव भूगोल को विशेष भूगोल के नाम से स्वीकार किया। इनके अनुसार भूतल के पार्थिव पदार्थ और जलवायु का वर्णन, वातावरण, वनस्पति एवं पशु जीवन में अभिन्न एकता तथा मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों जैसे कि देश विदेश के निवासी, उनके व्यापार, शासन आदि के बारे में इन्होंने जो अपनी पुस्तक में विशेष रूप से वर्णन किया। और इसके बाद जो है वो है मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पृथ्वी मानव एवं संस्कृति के विकास के लिए तैयार किया गया एक रंगमंच है जिस पर मानव अभिनेता के रूप में अपना रोल प्ले करता है। और मॉन्टेस्क्यू की मान्यता थी कि जलवायु मानव के धर्म, रीति रिवाजों, तथ्यों तथा विधान को प्रभावित करती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि उपजाऊ प्रदेशों में साम्राज्यवाद तथा ऊसर प्रदेशों में जनतंत्र का उदय होता है। ठंडे प्रदेश के निवासी शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता एवं शुद्ध हृदय वाले होते हैं, जबकि दक्षिण की निवासी इनकी तुलना में डरपोक, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल एवं निष्क्रिय होते हैं। इसके बाद आते हैं जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट भी एक निश्चयवादी थे। उन्होंने बताया कि न्यू हॉलैंड यानी जो पूर्वी द्वीप समूह है के निवासियों की आंखें हैं वो आधी बंद रहती हैं और वे अपना सिर पीछे झुकाए बिना बहुत दूर तक नहीं देख पाते। और इसका जो रीज़न उन्होंने दिया वह यह था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पाई जाती हैं जो हमेशा उनकी आँखों के ऊपर उड़ती रहती हैं, तो इसलिए उन्होंने उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उनकी आँखें जो हैं वो आधी बंद रहती हैं। इसी प्रकार कांट ने भौगोलिक अथवा पर्यावरणवादी तत्वों को वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए उन्होंने कई सारे लॉजिक बताए और उन्होंने ये भी बताया कि जब पशु एवं मानव एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं यानी माइग्रेट करते हैं तो वे क्या करते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं उसी के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो ब्राउन कलर की स्क्विरल होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, जब वे साइबेरिया चली जाती हैं तो उनका रंग सलेटी हो जाता है और सफ़ेद गाय जो होती है उसका रंग शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाता है। इमैनुअल कांट के बाद जो हैं वो हैं अगस्त जेयून, और इन्होंने प्रकृति खंडों को परिभाषित किया जिसमें उन्होंने भौतिक एवं जैविक तत्वों का समावेश किया। इसी के साथ ही नव जागरण काल जो है वह समाप्त होता है।